दोस्तों जरा सोचिए, आप एक 32 साल के आदमी हैं जो अपने सपनों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। रोजाना वही बोरिंग नौकरी, वही घिसी पिटी जिंदगी, और फिर अचानक एक दिन आप वही शैतान बन जाते हैं जिनका शिकार करने की आपने कभी कसम खाई थी। और इससे भी बुरा ये कि आपको अपनी ये पहचान उन्हीं लोगों से छिपानी पड़ती है जो इन शैतानों को मारते हैं, जबकि आप उन्हीं की टीम में शामिल होने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आदमी का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर ऑफ एनिमे में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 1 की पूरी कहानी। ये कहानी है काफका हिबिनो की, एक हारे हुए इंसान से उम्मीद की किरण बनने तक के सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जापान से, एक ऐसा देश जहां जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ काइजू नाम के विशालकाय राक्षसों का आतंक फैला हुआ है। ये काइजू आते हैं, शहरों में तबाही मचाते हैं, और फिर मैदान में आती है जापान की डिफेंस फोर्स जो इन मॉन्स्टर से लड़ती है। सीन खुलता है एक भयानक काइजू हमले के साथ। लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं, और इस अफरा तफरी के बीच हम मिलते हैं अपने हीरो, या कहूँ तो फिलहाल के एंटी हीरो काफका हिबिनो से। 32 साल का यह आदमी डिफेंस फोर्स का सिपाही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर स्वीपर है। इसका मतलब है जब डिफेंस फोर्स अपना काम करके चली जाती है तो इन काइजू की लाशों और उनके फैले हुए खून और अंगों को साफ करने का घिनौना काम काफका और उसकी टीम करती है। काम भले ही घिनौना हो, पर पेट पालने के लिए करना पड़ता है। इसी दिन काफका की टीम में एक नया लड़का आता है जिसका नाम है रेनो इचिकावा। रेनो जवान है, जोशीला है, और उसका सपना डिफेंस फोर्स में शामिल होना है। वो काफका को उसके अतीत की याद दिलाता है। कभी काफका का भी यही सपना हुआ करता था। असल में उसने अपनी बचपन की दोस्त मीना आशिरो के साथ एक वादा किया था कि वो दोनों बड़े होकर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और मिलकर सारे काइजू खत्म कर देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मीना आशिरो डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन की सबसे ताकतवर और मशहूर कैप्टन्स में से एक है, और काफका वो उसके मारे हुए काइजू की सफाई करता है। ये सोचकर काफका को खुद पर शर्म और गुस्सा आता है। रेनो उसके इस दर्द को समझता है और उसे हिम्मत देता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो फिर से एग्जाम दे सकता है। डिफेंस फोर्स में एंट्री की उम्र 33 साल है और काफका के पास ये आखिरी मौका है। उस रात अस्पताल में जब रेनो और काफका अपनी चोटों का इलाज करवा रहे होते हैं, तभी एक अजीब सा छोटा उड़ने वाला काइजू वहां आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो काइजू सीधा काफका के खुले मुंह में घुस जाता है। काफका को लगता है जैसे उसने कोई कीड़ा निगल लिया हो, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में जैसे आग लग जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं, उसकी हड्डियां टूटकर फिर से जुड़ने लगती हैं, और देखते ही देखते वो एक इंसान से एक ताकतवर ह्यूमनॉइड काइजू में बदल जाता है। रेनो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसके सामने उसका सीनियर काफका हिबिनो एक काइजू बन चुका था। और इसी के साथ दोस्तों, इस शहर में एक नए काइजू की कहानी शुरू होती है, जिसे आगे चलकर दुनिया काइजू नंबर 8 के नाम से जानेगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि काफका भले ही काइजू बन गया है, पर उसका दिमाग और उसकी सोच अभी भी इंसानी है। पर क्या वो इस ताकत को काबू कर पाएगा? और क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगा, या अपनी ही पहचान के बोझ तले दबकर रह जाएगा? एपिसोड यहीं एक बड़े सस्पेंस पर खत्म होता है। तो अब काफका एक काइजू तो बन चुका है, लेकिन उसकी मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। उसके काइजू रूप को देखकर डिफेंस फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है। काफका और रेनो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। काफका को अब सबसे बड़ा डर यह है कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो डिफेंस फोर्स उसे एक खतरा समझकर खत्म कर देगी। इसी डर के बीच काफका और रेनो डिफेंस फोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पहुंच जाते हैं। एग्जाम का पहला पड़ाव है फिजिकल फिटनेस और कॉम्बैट सूट कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ये सूट डिफेंस फोर्स के जवानों को काइजू से लड़ने के लिए सुपर ह्यूमन ताकत देते हैं, और हर सूट अपने यूजर की काबिलियत के हिसाब से पावर रिलीज करता है। और यहीं एंट्री होती है एक और जरूरी किरदार की, किकोरू शिनोमिया। वो डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर जनरल की बेटी है, एक जीनियस जिसके लिए ये एग्जाम बच्चों का खेल है। जब उसका सूट कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है तो वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। और हमारा हीरो काफका, उसका सूट पावर रिलीज करता है 0.1%। सच में एक मजाक। सब उस पर हंसते हैं। एग्जाम का अगला हिस्सा शुरू होता है। सभी कैंडिडेट्स को एक नकली शहर में भेजा जाता है, जहां उन्हें योजू नाम के छोटे छोटे काइजू को मारना होता है। काफका, जिसके सूट में 0 पावर है, सबसे पीछे रह जाता है।
वो बस यही मना रहा होता है कि उसकी काइजू वाली पहचान किसी को पता न चले। तभी किकोरू शिनोमिया, जो अकेले ही सारे योजू को निपटा रही थी, एक बड़े और ज्यादा ताकतवर काइजू से घिर जाती है। उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। डिफेंस फोर्स के अफसर उसे बचाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो जाती। ये देखकर काफका से रहा नहीं जाता। भले ही उसकी पहचान सामने आने का खतरा था, लेकिन वो एक लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। वो एक कोने में छिपकर अपने काइजू रूप में बदल जाता है। एक ही पल में वो उस बड़े काइजू के सामने खड़ा होता है। इससे पहले कि वो काइजू कुछ समझ पाता, काइजू नंबर 8 यानी काफका एक ही मुक्के में उसके परखच्चे उड़ा देता है। ये सब दूर से किकोरू और रेनो देख रहे होते हैं। किकोरू हैरान थी कि आखिर ये नया काइजू कौन है जिसने उसे बचाया। रेनो समझ जाता है कि ये काफका ही था। ये पहली बार था जब एक काइजू ने दूसरे काइजू को मारकर इंसानों की जान बचाई थी। इस घटना के बाद काफका को एक नया नाम मिलता है, वो काइजू जो काइजू को हराता है। पर इस हीरोपंती की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स इस नए रहस्यमयी काइजू के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। एग्जाम का फाइनल फेज शुरू होता है। इस बार एक होंजू यानी एक मुख्य बड़ा काइजू जिंदा हो जाता है। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। एग्जाम अब एक रियल लाइफ डेथ मैच बन चुका था। सभी कैंडिडेट्स की जान दांव पर लग गई थी। इस अफरा तफरी के बीच काफका, रेनो और किकोरू एक साथ फंस जाते हैं। किकोरू अपनी जिद और घमंड के बावजूद इस होंजू के सामने कमजोर पड़ रही थी। उसे अपने बचपन का वो भयानक मंजर याद आ जाता है जब एक काइजू हमले में उसने अपनी मां को खो दिया था। वो बुरी तरह डर जाती है। काफका समझ जाता है कि 0.1% पावर वाले सूट के साथ वो बस एक पंचिंग बैग है। उसे अपनी टीम को बचाना है, उसे किकोरू को बचाना है। वो रेनो से कहता है कि वो सबका ध्यान भटकाए और खुद एक टूटी हुई बिल्डिंग के पीछे जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 के रूप में। काफका उस होंजू से जा टकराता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। काफका को अभी तक अपने काइजू रूप की शक्तियों का ठीक से अंदाजा भी नहीं है। वो बस अपने गुस्से और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लड़ रहा था। ये उसके लिए एक रिवेंज मैच था। बदला उस सिस्टम से जिसने उसे नाकामयाब समझा, बदला उस किस्मत से जिसने उसे पीछे छोड़ा, और बदला उस काइजू से जो उसकी दोस्त मीना और उसके बीच दीवार बनकर खड़ा था। वो अपनी पूरी ताकत से उस होंजू पर हमला करता है और उसके कोर को, जो काइजू का कमजोर हिस्सा होता है, तबाह कर देता है। लड़ाई खत्म होती है। जब धूल झड़ती है तो सब देखते हैं कि होंजू मारा पड़ा है। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। सबको लगता है कि आखिरी वार किकोरू ने किया था। एग्जाम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो किकोरू, रेनो और कई नए कैडेट्स चुन लिए जाते हैं। काफका फेल हो जाता है। वो उदास होकर वापस जा रहा होता है, तभी उसे रोका जाता है। वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना, 3rd डिवीजन का एक तेज तर्रार ऑफिसर, उसे बताता है कि भले ही उसका कॉम्बैट स्कोर 0 था, लेकिन उसे एक स्पेशल केस के तौर पर कैडेट की पोस्ट पर रखा जा रहा है, ट्रूपर नहीं। ये प्रमोशन कैप्टन मीना आशिरो के कहने पर हुआ था। उसे काफका में कुछ खास दिखा था, शायद उसकी हिम्मत या अपनी टीम को बचाने का जुनून। काफका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो डिफेंस फोर्स में आ चुका था, भले ही सबसे निचली पोस्ट पर, लेकिन वो आ चुका था। उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। अपनी काइजू पहचान को कैप्टन मीना और पूरी डिफेंस फोर्स से छिपाए रखना। डिफेंस फोर्स में काफका की नई जिंदगी शुरू होती है। वो अब 3rd डिवीजन का हिस्सा है, अपनी बचपन की दोस्त और अब अपनी सुपीरियर कैप्टन मीना आशिरो के ठीक सामने। पर यहाँ चीजें फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं हैं। उनके बीच एक प्रोफेशनल दूरी है। मीना एक सख्त कैप्टन है और काफका एक उम्र दराज लेकिन अनाड़ी कैडेट। नए कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ हम इहारू फुरुहाशी और हारुइची इजुमो जैसे दूसरे कैडेट से मिलते हैं। इहारू को काफका से खास चिढ़ है। उसे लगता है कि एक 32 साल का अंकल यहाँ क्या कर रहा है, वो भी सिफारिश से। ट्रेनिंग के दौरान एक अजीब घटना घटती है। एक काइजू जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अचानक जिंदा हो जाता है। ये एक आफ्टर बीस्ट है जो मुख्य काइजू के मरने के बाद पैदा होते हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वाइस कैप्टन होशिना और दूसरे अफसर उसे संभालने में जुट जाते हैं। इसी बीच काफका, इहारू और रेनो एक जगह फंस जाते हैं।
इहारू अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन काइजू उस पर भारी पड़ जाता है। काफका अपने साथी को बचाने के लिए अपने सूट की हदों को पार करने की कोशिश करता है, पर 0.1% पावर से वो भला क्या ही कर लेता। उसे पता था कि उसे बदलना पड़ेगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। वो एक एक्टिव मिशन पर था। हर तरफ कैमरे और सेंसर्स लगे हुए थे। अगर वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो यकीनन पकड़ा जाएगा। वो एक मुश्किल दुविधा में फंस जाता है, अपनी पहचान बचाए या अपने साथी की जान। हमेशा की तरह काफका इंसानियत को चुनता है। वो एक ऐसे एंगल पर जाता है जहां से कैमरे उसे न देख पाएं, और सिर्फ अपने हाथ के एक छोटे से हिस्से को काइजू रूप में बदलकर एक जोरदार पंच मारता है, जो इहारू को बचा लेता है। पर इसका एक साइड इफेक्ट होता है। डिफेंस फोर्स के सिस्टम में एक नए अनजान काइजू की मौजूदगी दर्ज होती है, जिसकी शक्ति यानी फॉर्टिट्यूड 9.8 रजिस्टर होती है। ये अब तक के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया सबसे ऊंचा फॉर्टिट्यूड लेवल था। ये इतना ज्यादा था कि सबको लगा सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है। उन्हें क्या पता था कि ये उनके बीच मौजूद काफका ही था। इस घटना के बाद इस अनजान और शक्तिशाली काइजू को नाम दिया जाता है काइजू नंबर 8। काफका अनजाने में ही सही अब ऑफिशियली डिफेंस फोर्स की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका था। काफका, रेनो और दूसरे कैडेट्स अब आधिकारिक तौर पर 3rd डिवीजन का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें उनके क्वार्टर्स मिल जाते हैं और उनकी रूटीन लाइफ शुरू होती है। सुबह ट्रेनिंग, दिन में क्लासेस और शाम को बेस के काम। काफका के लिए ये सब एक सपने जैसा है। वो मीना के इतने करीब है, उसके साथ काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर काइजू नंबर 8 होने का बोझ भी है। वाइस कैप्टन होशिना, जो एक बेहद शातिर और तेज नजर वाला ऑफिसर है, उसे काफका पर शक होने लगता है। वो नोटिस करता है कि जब भी काइजू नंबर 8 आसपास होता है, काफका वहीं मौजूद रहता है और हमेशा कोई न कोई अजीब बहाना बनाता है। होशिना काफका पर नजर रखने का फैसला करता है। इस एपिसोड में टीम बॉन्डिंग पर फोकस किया जाता है। इहारू, जिसे काफका से चिढ़ थी, उसकी हिम्मत देखकर अब उसकी इज्जत करने लगता है। रेनो काफका का राजदार होने के नाते उसे हमेशा बचाने में मदद करता है। किकोरू अपने घमंड के बावजूद टीम की एक कीमती सदस्य साबित होती है। एक छोटा सा मिशन आता है जहां उन्हें शहर में बचे खुचे योजू को साफ करना होता है। यहां हम 3rd डिवीजन की टीम वर्क देखते हैं। मीना आशिरो अपनी विशाल स्नाइपर राइफल से बड़े खतरों को दूर से ही खत्म करती है, जबकि होशिना अपनी 2 तलवारों से नजदीकी लड़ाई में माहिर है। कैडेट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। काफका को इस मिशन में भी छिपकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक योजू को रोकने के लिए जो एक आम नागरिक पर हमला करने वाला था। वो अपने पैर के छोटे से हिस्से को बदलकर जमीन पर एक शॉकवेव पैदा करता है, जिससे योजू का संतुलन बिगड़ जाता है और दूसरे अफसर उसे मार देते हैं। ये एपिसोड लड़ाई से ज्यादा किरदारों के बीच के रिश्तों और डिफेंस फोर्स के अंदरूनी कामकाज को दिखाता है। हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग एक टीम बनकर काम करते हैं, पर हर पल काफका के ऊपर उसकी पहचान जाहिर होने की तलवार लटकती रहती है, जो कहानी में लगातार एक टेंशन बनाए रखती है। आगे क्या होगा? कौन सा नया खतरा आने वाला है? ये सब जानने के लिए बने रहो चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ, क्या काफका सच छुपा पाएगा? मिलते हैं पार्ट 2 में। स्टे एनीमे, स्टे लेजेंडरी।